रानी बेटा, रहीम बेटा, आज की रात को ध्यान से महसूस करो। हवा धीरे धीरे चल रही है, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक है, जैसे जंगल की हर पट्टी चुप होकर किसी चीज का इंतजार कर रही हो। रानी बेटा, जब रात इतनी खामोश हो जाए ना, तो समझ लेना कुछ ठीक नहीं है। दादाजी, मुझे सच में अजीब लग रहा है। रहीम बेटा, तुम भी महसूस कर रहे हो ना? ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक चेतावनी है। हाँ दादाजी, थोड़ा डर लग रहा है। रानी बेटा, रहीम बेटा, अब सोचो एक पुरानी हवेली, जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। दीवारें पुरानी, टूटी हुई, जहां से मिट्टी गिरती रहती है। खिड़कियां आधी टूट चुकी हैं, और जब हवा चलती है तो वो खिड़कियां धीरे धीरे क्रीक की आवाज करती हैं। डर और सन्नाटा उस जगह का हिस्सा बन चुका था। लोग कहते थे, रानी बेटा, कि उस हवेली के आसपास जाते ही हवा ठंडी हो जाती है और दिल तेज धड़कने लगता है बिना वजह। दादाजी, वहाँ कोई रहता नहीं था ना? नहीं रहीम बेटा, वहां सिर्फ कहानियां रहती थीं, और उन कहानियों में छुपी थी सच्चाई। रानी बेटा, एक रात 3 जवान लड़के, अर्जुन, सलीम और मोहन, उस हवेली के सामने खड़े थे। उनके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उनके दिल में डर भी था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो, अंदर जाना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर उनकी जिद जीत गई। दादाजी, उन्हें वापस जाना चाहिए था। हाँ रानी बेटा, लेकिन हर कोई सही फैसला नहीं लेता। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, हवा तेज चलने लगी, और बिना किसी के छुए दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक तेज ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई, जैसे कोई अंदर से उन्हें बुला रहा। दादाजी, ये तो बहुत डरावना है। रहीम बेटा, असली डर तो अब शुरू हुआ था। अंदर कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि हवा बिल्कुल भरी हुई है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। दीवारें सीला से भरी हुई, नीचे जमीन पर धूल, और उनके कदमों की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। उन्होंने टॉर्च चलाई, लेकिन उसकी रोशनी धीरे धीरे काम होती जा रही थी, जैसे अंधेरा उसे खा रहा हो। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, चले जाओ। वो आवाज इतनी धीमी थी, लेकिन इतनी करीब, जैसे किसी ने उनके कान के पास बोल दिया हो। दादाजी, क्या वो लोग डर गए? रहीम बेटा, डर तो उनके चेहरे पर साफ दिखता था, लेकिन अब वापस जाना इतना आसान नहीं था। एक बड़े हॉल में एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी, एक औरत की तस्वीर। उसका चेहरा सफेद, आंखें गहरी काली, और सबसे डरावनी बात, जब वो तीनों हिलते तो उस तस्वीर की आंखें भी हिलती, जैसे वो उन्हें देख रही हो, समझ रही हो और इंतजार कर रही हो। मोहन ने कहा कि वो एक अलग कमरा चेक करेगा,
और वो अकेला चला गया। कुछ ही पल बाद एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। वो चीख इतनी दर्द भरी थी जैसे किसी को जिंदा ही घसीटा जा रहा हो। जब अर्जुन और सलीम उस कमरे में पहुंचे तो वहां सिर्फ खून था और मोहन गायब। जमीन पर खून के निशान आगे की तरफ जा रहे थे। वो निशान धीरे धीरे एक अंधेरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहे थे। रहीम बेटा, जब कोई डर के बावजूद आगे बढ़ता है तो समझ लो उसका अंत करीब है। वो दोनों एक कमरे में गए जहां चारों तरफ आईने लगे हुए थे, हर तरफ उनकी परछाइयां। लेकिन रानी बेटा, कुछ परछाइयां उनकी हरकतों को कॉपी नहीं कर रही थी। एक परछाई मुस्कुरा रही थी, एक दूसरी धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। अचानक एक परछाई आईने से बाहर निकली। उसका हाथ लंबा, काला और ठंडा। उसने सलीम को पकड़ लिया और धीरे धीरे अंधेरे में खींच लिया। सलीम की चीख धीरे धीरे चुप हो गई। रहीम बेटा, अब अर्जुन अकेला था। वो भागने लगा, लेकिन हवेली के रास्ते बदलने लगे, दीवारें हिलने लगी, जैसे हवेली जिंदा हो और उसे अपने अंदर बंद करना चाहती हो। उसने उस औरत को देखा, वही तस्वीर वाली। उसकी आंखें काली, चेहरा बिना इमोशन के। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी और बोली, अब तुम यहां से कभी नहीं जाओगे। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे वो भी अंधेरे में समा गया। रानी बेटा, रहीम बेटा, लोग कहते हैं आज भी उस हवेली में 3 परछाइयां दिखती हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में एक लड़के की चीख सुनाई देती है। दादाजी, वो हवेली अभी भी है? हाँ रहीम बेटा। दादाजी, कहाँ? रानी बेटा, वो हवेली इसी जंगल के उस पार है जहां हम बैठे हैं। ध्यान से सुनो, चले जाओ।